आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में फॉर्म्ड एलिमेंट ये सब कंप्लीट हो चुका है। ब्लड ग्रुप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आरएच ग्रुपिंग भी हो गया, कोआगुलेशन भी, लिम्फ सर्कुलेटरी पाथवे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड फ्लो के साथ जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये भी डिस्कस हो चुका है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। तो हेडिंग डालें कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। हाँ, हिंदी में भी तो कार्डियक साइकिल या हिंदी में हृदय चक्र। शुरू किया जाए। अभी कुछ भी लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक। हेडिंग डालें कार्डियक साइकिल। कुछ भी लिखेंगे नहीं, देखेंगे। पहली बात यह है कि जब कभी हार्ट बीट होती है तो दो मेन इवेंट होते हैं। हम लोगों का जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको सिस्टोल कहते हैं, और वो रिलैक्स करता है, उसको डायस्टोल कहते हैं। तो किसी भी हार्ट बीट में दो मेन इवेंट हैं, एक है डायस्टोल और एक है सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स होना और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होना। तो हार्ट बीट में दो मेन चीजें हैं, एक है डायस्टोल और एक है सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब ही है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो बेनिफिट क्या होगा? तो अगर हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो उसमें ब्लड आएगा तो फिलिंग होगी, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये ब्लड को पंप करेगा। तो जो रिलैक्सेशन है उसका सीधा रिलेशन किससे है? वो है फिलिंग ऑफ ब्लड इन चैम्बर। और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका सीधा रिलेशन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो बेसिक ओवरव्यू ये है कि किसी भी हार्ट की जो हार्ट बीट होती है उसमें दो ही घटनाक्रम होते हैं। हार्ट के चैम्बर कभी रिलैक्स करते हैं और हार्ट के चैम्बर कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब रिलैक्स करते हैं तो उसमें ब्लड भरता है, इसको डायस्टोल कहते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पंप होता है और उसको सिस्टोल कहते हैं। लेकिन असली चीज ये है कि डायस्टोल किसका किसका होगा। तो भाई दो चैम्बर हमारे पास हैं, एट्रिया। तो अगर एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एट्रियल डायस्टोल, और अगर वेंट्रिकल का होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसी तरीके से सिस्टोल भी तो दो होंगे, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियल सिस्टोल, और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। तो फिर किसी हार्ट बीट में हो गए चार इवेंट, एट्रिया का डायस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल। ये जितने भी इवेंट्स हैं, पहले के डायस्टोल होगा, फिर सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोल होगा, फिर सिस्टोल होगा। इसका मतलब है कि हार्ट बीट में होने वाले जो इवेंट हैं वो रिपीट होते हैं। भाई डायस्टोल हुआ, फिर सिस्टोल हुआ, फिर डायस्टोल तो डायस्टोल रिपीट हुआ, फिर सिस्टोल तो सिस्टोल रिपीट हुआ, फिर डायस्टोल रिपीट, सिस्टोल रिपीट, डायस्टोल रिपीट, सिस्टोल रिपीट। तो हार्ट बीट के जितने भी इवेंट्स हैं, हार्ट बीट के जितने भी इवेंट्स हैं
वो साइक्लिकली क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। किसी भी हार्ट के हार्ट बीट के इवेंट का जो साइक्लिक रिपीटेशन है, इसी रिपीटेशन को ही कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो अगर हम पलट के आपसे पूछे कि कार्डियक साइकिल क्या है, तो कहोगे कार्डियक साइकिल आर साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट के इवेंट्स का जो साइक्लिक रिपीटेशन है, डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल, उसका जो रिपीटेशन हो रहा है, उसी को कहते क्या है, कार्डियक साइकिल। पहला सवाल, कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है? तो लगभग 0.8 सेकंड। अभी आपने रट रखा है 0.8 सेकंड में ये पूरी होती है। पता कैसे चली कि 0.8 सेकंड में ही पूरी होती है? तो देखो कैसे पता चली। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट बीट कितनी होती हैं, अगर हम लोग आपसे पूछे कि हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती हैं, तो पहले से मोटा मोटा पता है क्या, 72 पर मिनट। और एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल होती है, तो कितनी कार्डियक साइकिल होंगी? कार्डियक साइकिल पर मिनट अगर आपसे पूछी जाए तो फिर आंसर क्या दोगे, 72 पर मिनट। तो कैलकुलेट ऐसे करेंगे, आराम से बताएं कितनी कार्डियक साइकिल, 72 कार्डियक साइकिल कितनी देर में होती हैं? 1 मिनट में होते हैं। 1 मिनट को क्या कहोगे? तो बताओ एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होगी? तो ऊपर क्या लिखेंगे 60 और नीचे क्या लिखेंगे 72। कितना आ जाएगा 0.8 सेकंड। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 1 मिनट में 72 हार्ट बीट करेंगे तो एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होगी, 0.8 सेकंड में पूरी होगी। लेकिन मान ले हम लोग तेज दौड़ने लगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी कि घटेगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो बताओ एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरी होगी कि कम समय में पूरी होगी कि ज्यादा? आराम से सोचो। अगर हम 1 मिनट में 72 हार्ट बीट करते हैं तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरी होती है। अगर हम दौड़ने लगे तो हार्ट बीट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरी होगी कि कम समय में पूरी होगी कि ज्यादा समय में? तो नीचे मान लेते हैं हमने 100 बार अगर हार्ट बीट कर दिया तो नीचे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ाएंगे तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बड़ी कंक्लूसिव लाइन निकल आई है कि यदि इफ रेट ऑफ हार्ट बीट क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जरा बताओ ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर ये बढ़ाएंगे तो ड्यूरेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन अभी बताया है कि कार्डियक साइकिल में वैसे तो कुल 4 इवेंट होते हैं। कौन कौन से भाई? एट्रिया का डायस्टोल और एट्रिया का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल। अगर क्वेश्चन पूछेगा कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होती है, तो आप तुरंत आंसर दोगे कितना, 0.8 सेकंड। लेकिन जरा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। कार्डियक साइकिल में स्पेशली एट्रियल डायस्टोल कितनी देर में, एट्रियल सिस्टोल कितनी देर में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर में और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर में। तो अगर इनका रटेंगे तो ये 0.7 सेकंड है, 0.1 सेकंड है, 0.5 सेकंड है और 0.3 सेकंड। तो जोड़ो कितना हो रहा है, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.6 सेकंड। तो या तो ये गलत है और या तो ये गलत है।
कार्डियक साइकिल में इतने ही तो घटनाक्रम होते हैं और सबका अलग अलग टाइम लिख दिया है। सबका टाइम जोड़ो तो आंसर आता है 1.6 सेकेंड, और ये कह रहे हो कार्डियक साइकिल खत्म होती है 0.8, तो फिर 0.8 सेकेंड कहाँ चला गया? तो देखो होता क्या है कि जब एट्रिया का डायस्टोल चल रहा होता है उसी दौरान वेंट्रिकल का क्या चल रहा है? सिस्टोल। तो आपस में क्या कर गया? ओवरलैप। तो या तो टाइम इसमें काउंट कर लो या तो टाइम इसमें काउंट कर लो। तो ये जो 4 इवेंट हैं वो 4 इवेंट का जो टाइम है वो ओवरलैप करता है, इसी नाते नेट टाइम कितना बचता है? 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड निकला कैसे है? तो ऊपर क्या लिखा था 60, नीचे क्या लिखा था 72, आंसर कितना आ गया था? 0.8 आ गया था। अगर नीचे 100 लिखते तो फिर 0.6 आ जाता। तो ओवरऑल बात समझेंगे, किसी भी ह्यूमन के हार्ट के जो हार्ट बीट होती है उसमें 2 मेन इवेंट हैं, एक है डायस्टोल और एक है सिस्टोल। लेकिन डायस्टोल भी 2 हैं, एट्रिया का और वेंट्रिकल का, और सिस्टोल भी 2 हैं, किसके? एट्रिया के और वेंट्रिकल के। कुल मिलाकर के 4 इवेंट हो गए। जितने भी इवेंट होते हैं वो साइक्लिकली क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, और इसी रिपीटेशन को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होगी? तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरी होती है। कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट? 72। 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल? 72। तो अगर 72 कार्डियक साइकिल के लिए 1 मिनट है तो एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना निकालोगे? तो 60/72 आ जाएगा, आंसर निकल आया। थोड़ा अंदर गए कि अगर हम हार्ट बीट का रेट बढ़ा देंगे तो ड्यूरेशन आप क्या कर जाएगा? घट जाएगा। एक और क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल वास्तव में 0.8 सेकंड में पूरी होती है, लेकिन अगर सबका अलग अलग टाइम पूछा जाए तो 0.7, 0.1, 0.5, 0.3 है। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.6 सेकंड आएगा, लेकिन नेट टाइम कितना है? 0.8 है। क्यों? तो कहोगे ये सारे इवेंट एक दूसरे पर क्या करते हैं? ओवरलैप। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? तो ऑप्शन सुने। ऑप्शन है 2 इवेंट, डायस्टोल और सिस्टोल। ऑप्शन है 4 इवेंट, ये सामने लिखे हैं। एक ऑप्शन है 3 इवेंट। देखो किसी भी कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट होते हैं। अब 3 इवेंट कौन से होते हैं? तो एक होता है ज्वाइंट डायस्टोल, एक होता है एट्रियल सिस्टोल, और एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जरा टाइम बताओ। तो एट्रियल सिस्टोल का तो टाइम पहले से पता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का तो पहले से ही पता है 0.3 सेकेंड। तो ये जोड़ के कितना हो गया? 0.4 हो गया। तो बताओ ज्वाइंट डायस्टोल कितना बचा है? भाई टोटल टाइम कितना है? 0.8 है, और ये 0.4 निकल गया तो बचा कितना? 0.4 सेकेंड। तो किसी भी कार्डियक साइकिल में कितने इवेंट? तो कहोगे 2 इवेंट भी सही है अगर हम सिस्टोल और डायस्टोल कहें, 4 इवेंट भी सही है अगर हम इनके नाम ले लें। रियल में क्या सही है? रियल में 3 इवेंट है। कौन कौन से? ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो रियल क्या है? तो रियल में ज्वाइंट डायस्टोल है, फिर एट्रियल सिस्टोल है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद फिर से ज्वाइंट डायस्टोल आ जाएगा, फिर से क्या आएगा? एट्रियल सिस्टोल, फिर से क्या आएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जरा आराम से बताएं, कार्डियक साइकिल की शुरुआत किस इवेंट से होती है? कार्डियक साइकिल बिगिंस विद या कार्डियक साइकिल स्टार्ट विद? तो जब कोई साइक्लिक इवेंट है, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो चाहे जहां शुरू कर दीजिए पढ़ना। भाई यहां पढ़ना शुरू करोगे तो भी पूरा हो जाएगा, यहां शुरू करोगे तो भी पूरा हो जाएगा, यहां शुरू करोगे तो भी पूरा हो जाएगा। तो रियल में कहां शुरू होती है? तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत कराता कौन है, बस ये बता दीजिए। एसे नोड। और एसे नोड से कौन सी चीज होती है? एट्रिया का सिस्टोल होता है। क्या होता है? एट्रिया का सिस्टोल। तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत किस घटना से होती है? तो रियल में आंसर क्या देंगे? एट्रियल सिस्टोल। यही क्या है? स्टार्ट है कार्डियक साइकिल। तो
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्डियक साइकिल का स्टार्ट किस इवेंट से होता है, तो आंसर क्या देंगे, एट्रियल सिस्टोल। अब जरा लिख लीजिए बेटा, पहले ये लिख लो फिर वो लिख लो। पहली हेडिंग डालें जॉइंट डायस्टोल। शुरू करें। जॉइंट डायस्टोल कुछ लिखेंगे नहीं, कल सुनेंगे। देखें इधर, मान लेते हैं कि ये हार्ट है, देखें क्या है, तो ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है, एओर्टा है। अब देखिए मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति है कि हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। मान के शुरू करते हैं, क्यों रिलैक्स होते हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। चारों चैम्बर रिलैक्स का मतलब एट्रिया भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो अगर चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे तो होगा क्या, तो देखिए वेना केवा से ब्लड किस में जाएगा, राइट एट्रियम, और पल्मोनरी वेन से ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम। फिर चूंकि वेंट्रिकल भी रिलैक्स है तो एट्रियम से ब्लड कहाँ चला आएगा, वेंट्रिकल में चला आएगा। जरा देखें, एट्रियम में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब एट्रिया का क्या चल रहा है, डायस्टोल। और वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब किसका चल रहा है, वेंट्रिकल का डायस्टोल। इसका मतलब दोनों का डायस्टोल, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, जॉइंट डायस्टोल। तो पहला सवाल, जॉइंट डायस्टोल कब होता है, तो कहोगे जब हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, एट्रिया भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स। एट्रिया अगर रिलैक्स है तो एट्रिया में ब्लड आएगा, और वेंट्रिकल अगर रिलैक्स है तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। एट्रिया में ब्लड आया तो एट्रिया का डायस्टोल, वेंट्रिकल में ब्लड आया तो वेंट्रिकल का डायस्टोल, मतलब दोनों का डायस्टोल, मतलब इसका नाम क्या रख दोगे, जॉइंट डायस्टोल। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि ये बताओ यहां वाल्व इस जगह कौन सा होता है, तो सेमी ल्यूनर, अच्छा यहां होता है कस्पिड वाल्व, इधर की तरफ बाई कस्पिड और इधर की तरफ। अच्छा यहां कौन सा वाल्व होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। ये बताओ इस दौरान जब एट्रियम में ब्लड आके वेंट्रिकल में आ रहा है, या एट्रियम में ब्लड आकर के वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, उस दौरान बताओ कस्पिड वाल्व खुला होगा कि बंद। तो भाई ब्लड आ रहा है तो कस्पिड वाल्व ओपन होगा, लेकिन क्या इस दौरान इसमें एओर्टा में ब्लड जा रहा होगा, नहीं जा रहा है। इसका मतलब सेमी ल्यूनर वाल्व क्या है, क्लोज्ड है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जब कस्पिड वाल्व खुले होते हैं और सेमी ल्यूनर बंद होते हैं, तो आंसर क्या देंगे, जॉइंट डायस्टोल। इस दौरान ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो देखो, ये जो ब्लड आ रहा है ये किससे आ रहा है, वेना केवा। तो वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है बेटा, ये तो पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जॉइंट डायस्टोल के दौरान ब्लड का फ्लो क्या है, तो आप ऐसे बताओगे कि वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इवेंट कौन सी है, जॉइंट डायस्टोल। तो आराम से बताएंगे जॉइंट डायस्टोल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं।
तो पहली घटना है कि ऑल 4 चैम्बर किसमें है, इन रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट में है, इसका मतलब फिलिंग होगी, इसका मतलब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल बोथ किसमें है, इन डायस्टोल। इस दौरान कौन सा वाल्व खुला है और कौन सा वाल्व बंद है, तो कहोगे कस्पिड क्या है, ओपन है, और सेमी ल्यूनर क्या है, क्लोज्ड है। आखिरी क्वेश्चन है, ब्लड का फ्लो कहां से कहां है, तो देखो ब्लड का फ्लो, तो कहोगे ब्लड फ्रीली फ्लो कर रहा है, वेना केवा से सीधे कहां आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, राइट एट्रियम, और पल्मोनरी वेन से सीधे कहां आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, लेफ्ट एट्रियम। तो ब्लड फ्लो क्या है, तो कहोगे फ्री फ्लो है, कहां से कहां, तो कहोगे वेना कावा टू कहां गया, राइट एट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल, और कहां से, पल्मोनरी वेन से कहां गया, लेफ्ट एट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतने क्वेश्चन है किसके, जॉइंट डायस्टोल के, 5 क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जॉइंट डायस्टोल क्या है, तो कहोगे हार्ट की वो स्टेज जब, हार्ट की वो स्टेज जब क्या हो, तो कहोगे ऑल 4 चैम्बर रिलैक्स स्टेट में हो, पहला क्वेश्चन। इस दौरान कस्पिड खुले होंगे, इस दौरान सेमी ल्यूनर बंद होंगे, इस दौरान ब्लड फ्रीली फ्लो कर रहा होगा, कहां से कहां, तो कहोगे वेना केवा से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। चूंकि एट्रिया में ब्लड आ रहा है तो ये एट्रिया का डायस्टोल है, और वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो ये वेंट्रिकल का डायस्टोल है, इसका मतलब दोनों का डायस्टोल है, इसका मतलब क्या है, ज्वाइंट डायस्टोल। लिख लो। तो देखो क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल हो चुका है, ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान कुछ ना कुछ तो ब्लड किसमें भर गया होगा, वेंट्रिकल में भर रहा होगा। ये बताओ जैसे जैसे ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम आगे बढ़ रहा होगा, यहां से यहां जो ब्लड आ रहा है, आने की स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी, अच्छा कुछ लोग पहले आंसर दे देते हैं, उसके बाद सोचते हैं। आंसर पहले दे दो क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का वो वाला बटन दबाना है, रेड हार्ट सीट वाला है, पहले सोचो फिर बताओ। फिर से सुनते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान जैसे जैसे वेंट्रिकल में ब्लड आता जाएगा, बताओ वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी। क्यों भाई, यहां भर जाएगा तो जैसे जैसे ये भरता जाएगा आने वाले ब्लड की स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। लेकिन अभी वेंट्रिकल पूरा भरा नहीं है और स्पीड काफी कम हो गई है, तो क्या किया जाए कि वेंट्रिकल पूरा भर जाए, तो एक काम किया जाए, अगर हम एट्रिया को निचोड़ दें तो क्या होगा, तो जैसे इसको निचोड़ दोगे यहाँ का ब्लड यहाँ है आ जाएगा और स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये निचोड़ेंगे कैसे, तो एट्रिया को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और एट्रिया का कांटेक्ट करने के लिए फिर आदेश देना पड़ेगा। तो ज्वाइंट डायस्टोल के तुरंत बाद देखो क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल के तुरंत बाद ये मान लेते हैं कि हार्ट है, और ये पहले से ही पता है कि ये बेटा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, एओर्टा। यहां क्या होगा, कस्पिड, और यहां क्या होगा, सेमी ल्यूनर। ये क्या होंगे, अच्छा अभी वहां से यहां तक बंद हो गए, अभी तो बताया नहीं है, ये क्या होंगे,
ओपन, और ये क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। और ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा था और वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, बस स्पीड क्या हो गई थी, स्लो हो गई। फिर देखो क्या कमाल किया गया, किया ये गया कि राइट एट्रियम में पाया जाता है क्या, एस ए नोड। ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा या एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो। जैसे ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल पूरे एट्रियम में फैल जाएगी और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप सोचो, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये घटना कौन सी है, तो एट्रिया का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब ये क्या हुआ है, एट्रियल सिस्टोल हुआ है। ये बताओ एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से फायदा क्या होगा, तो जो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, बताओ उसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। कितने परसेंट, एनसीईआरटी में लिखा है कि जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो आने वाले ब्लड की स्पीड 30% क्या करती है, बढ़ जाती है। ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कितने परसेंट, 30%। ये एट्रिया का आपने क्या किया है, सिस्टोल, लेकिन उसी दौरान वेंट्रिकल में ब्लड भी तो भर रहा है, तो वेंट्रिकल का क्या चल रहा है, डायस्टोल। देखो ओवरलैप कर गया, एट्रिया का क्या है, सिस्टोल, और वेंट्रिकल भर रहा है तो वेंट्रिकल का क्या है, डायस्टोल। मैंने पीछे बताया था कि इवेंट एक दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जरा बताओ इस दौरान क्या क्या हुआ। तो एट्रियल सिस्टोल में जो सबसे पहली घटना घटी है वो क्या है, तो कहोगे एस ए नोड जनरेट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल। चाहे एक्शन पोटेंशियल कहो चाहे इंपल्स कहो, उसका फायदा क्या होगा, तो कहोगे साइमल्टेनियस, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसका, एक एट्रिया का कि दोनों एट्रिया का, बोथ एट्रिया का। और इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि ब्लड फ्लो किसमें, वेंट्रिकल में बढ़ेगा कि घटेगा, है, इंक्रीज कर जाएगा। कितने परसेंट, इंक्रीज बाई कितने परसेंट, 30%। जरा आराम से बताओ इस दौरान वाल्व कौन खुला होगा कौन बंद, तो भैया जो पहले थे वही हाल तो है, कस्पिड पहले भी खुले थे अभी भी खुले रहेंगे, क्योंकि ब्लड तो आ ही रहा है ना वेंट्रिकल में, और सेमील्यूनर पहले से बंद थे अभी भी बंद है। तो इस दौरान कस्पिड का हाल बताओ, तो कस्पिड होगा क्या, ओपन, और इस दौरान सेमील्यूनर का हाल बताओ, तो ये क्या होंगे, क्लोज्ड। कुल 5 क्वेश्चन बताए हैं। जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, जॉइंट डायस्टोल खत्म होने वाला है, वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड की स्पीड स्लो हो गई है, तब ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। अभी लिखो नहीं, सुन लो। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, पूरे एट्रियम में एक्शन पोटेंशियल फैल गया, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड के स्पीड क्या कर गई, बढ़ गई। कितने परसेंट, 30% बढ़ गई। फायदा क्या होगा, वेंट्रिकल और ज्यादा भर जाएगा। इस दौरान कस्पिड वाल्व खुले थे, खुले रहेंगे, और सेमील्यूनर बंद था, बंद रहेगा। लिखो, शुरू करें। सबने लिख लिया है, एट्रिया सिस्टोल हो चुका है, एट्रिया को निचोड़ के वेंट्रिकल में ब्लड भरा जा चुका है, वेंट्रिकल पूरा भरा है। तब तक देखो क्या होगा, ऐसे नोड की इंपल्स कहां पहुंच जाएगी, एवी नोड पहुंच जाएगी, और एवी नोड क्या करेगी, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस की मदद से
अंततः कहाँ पहुंचा देगी? वेंट्रिकल की मसल में। तो जैसे वेंट्रिकल की मसल में इंपल्स पहुंचेगी, वेंट्रिकल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कहोगे क्या? तो कहोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तीन ही इवेंट तो होनी है, ज्वाइंट डायस्टोल हो चुका है, एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, बचा क्या था? वेंट्रिकल का सिस्टोल बचा था। कैसे हुआ देखो, एट्रिया सिस्टोल हो चुका है, एसए नोड की इंपल्स कहां पहुंच गई? एवी नोड। एवी नोड ने नई इंपल्स जनरेट की और कहां पहुंचा दी? वेंट्रिकल के मसल में पहुंचा दी। वेंट्रिकल की मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जैसे वेंट्रिकल की मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे हम कहेंगे क्या स्टार्ट हो गया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट। तो देखो क्या हुआ, हार्ट अभी वही है, ये हार्ट है, ये बताओ बेटा क्या है? क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? एओर्टा। यहां क्या होगा? कस्पिड। और यहां क्या होगा? सेमी ल्यूनर। और घटना क्या स्टार्ट हो चुकी है? तो घटना स्टार्ट हो चुकी है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अभी तक क्या हुआ है? अभी लिखो नहीं, सुन लो। तो जो एसए नोड की इंपल्स है, एसए नोड की जो इंपल्स है वो कहां पहुंच गई? तो कहोगे एवी नोड पहुंच गई। और फिर वहां से इंपल्स फिर चली है और वो कहां पहुंच गई? तो कहोगे वे वेंट्रिकल के मसल में पहुंच गई। रिजल्ट क्या हुआ? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस घटना को क्या कहोगे? तो उस घटना को कहोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी लिखेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन इसी घटना से आएंगे। देखो क्या है, वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हुआ है, तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब देखिए, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, चूंकि इससे पहले वाली जो घटना हुई है उसमें कस्पिड क्या थे? खुले थे, तो अभी भी तो खुले ही होंगे। जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाने का प्रयास करेगा? एट्रियम में। इसे कहेंगे बैक फ्लो होना, लेकिन हो नहीं पाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, यहाँ का ब्लड यहाँ जाने का प्रयास करेगा, वैसे ही कस्पिड क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, ब्लड वापस जाने का प्रयास किया, जा नहीं पाया, क्या बंद हो गया? कस्पिड क्लोज हो गए। वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर और बढ़ेगा, और अगर प्रेशर और बढ़ा तो अब क्या खुल जाएंगे? सेमी ल्यूनर ओपन हो जाएंगे। और जैसे सेमी ल्यूनर ओपन होंगे वैसे राइट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें पंप हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें पंप हो जाएगा? एओर्टा में। और क्या कंप्लीट हो जाएगा? वेंट्रिकल का सिस्टोल। फिर से सुनते हैं, एसए नोड की इंपल्स एवी नोड पहुंच गई है, एवी नोड से इंपल्स बंडल ऑफ हिस होते हुए वेंट्रिकल के मस्कुलेचर को पहुंच गई और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया। जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करोगे, वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन जाएगा नहीं। क्या बंद हो जाएगा? कस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा, तो जब और बढ़ेगा तो क्या खुल जाएगा? सेमी ल्यूनर खुल जाएगा और ब्लड पंप हो जाएगा। कहां? तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में पंप हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां पंप हो जाएगा? कहां? पल्मोनरी आर्टरी में पंप हो जाएगा। अब आप आराम से बताओ, सेमी ल्यूनर क्यों खुला है? बस
और ये क्यों बंद हुआ है? तो ये बंद क्यों हुआ था बताओ? तो देखो क्यों बंद हुआ है, ये बंद हुआ है ड्यू टू अटेम्प्टेड क्या, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। और ये खुला क्यों है? लिखो नहीं, सुनो केवल, ये खुला क्यों है? तो चूंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो यहां प्रेशर, तो वेंट्रिकल के हाई प्रेशर के नाते क्या खुल गया है, सेमील्यूनर। तो ये क्यों खुला है? ड्यू टू हाई प्रेशर इन वेंट्रिकल। अच्छे सवाल हैं, ये पूछे गए हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये बंद क्यों हुआ और ये खुला क्यों? तो क्यों बंद हुआ? अटेम्प्टेड बैक फ्लो से बंद हुआ। और ये खुला क्यों? तो कहोगे ड्यू टू हाई प्रेशर इन वेंट्रिकल। एक और यही क्वेश्चन है, जैसे ही ये बंद होता है वैसे प्रोड्यूस हो जाता है क्या, फर्स्ट हार्ट साउंड। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल बड़ी काम की चीज है। यहां बहुत सारे सवाल हैं, 2 सवाल तो सामने लिखे हैं। अब बताओ आगे आगे आराम से। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे कस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। क्यों क्लोज हो जाएंगे? सामने लिखा है ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। फिर इसी दौरान क्या होगा? सेमी ल्यूनर क्या हो जाएंगे, ओपन। क्यों हो जाएंगे? भी सामने लिखा है। फिर इसी दौरान ब्लड पंप हो जाएगा, किसमें? तो ब्लड पंप इनटू, 2 जगह पंप होगा। एक पंप होगा कहां, पल्मोनरी आर्टरी में, और कहां पंप होगा, एओर्टा में। कौन सा ब्लड कहां जाएगा? तो भाई जो राइट वेंट्रिकल है उसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ब्लड किस में चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। इसी दौरान क्या प्रोड्यूस होगा? इसी दौरान फर्स्ट हार्ट साउंड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर से सुन लेते हैं, फिर इसको लिख लीजिए, सबसे काम का यही है। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, उसके चक्कर में वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में जाने का प्रयास करता है। इसको अटेम्प्टेड बैक फ्लो कहते हैं, लेकिन होगा नहीं। तुरंत कस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद। कस्पिड वाल्व बंद है, सेमील्यूनर पहले से बंद है, थोड़ा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और होगा, थोड़ा प्रेशर और बढ़ेगा तो क्या खुल जाएंगे, सेमील्यूनर खुल जाएंगे और ब्लड पंप हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल का एओर्टा में पंप हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी में पंप हो जाएगा। तो इस दौरान क्या खुला है, क्या बंद है, हैं? तो सेमील्यूनर खुला है और कस्पिड बंद है। जब ये कस्पिड बंद होता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फास्ट हार्ट साउंड। तो और अच्छे सवाल है, ये बंद क्यों हुआ? तो कहोगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। और ये खुल क्यों गया? तो ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल। लिखो, पल्मोनरी आर्टरी में किसका ब्लड आया है बेटा, किसका आया है, राइट वेंट्रिकल का। और एओर्टा में किसका आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, सबने लिख लिया है? बाकी चल लिख लो। लेटो नहीं। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ब्लड पंप हो चुका है।
अब इसके बाद देखो क्या होगा, तो इसके तुरंत बाद देखो क्या होगा, वेंट्रिकल क्या शुरू करेगा, रिलैक्स होना। वेंट्रिकल के रिलैक्स होने को कहोगे क्या, वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो देखो क्या होगा, ये है हार्ट, ये क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, एरोटा। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है। यहां क्या होगा, इस जगह और इस जगह वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था तो इस दौरान ये क्या होगा और इस दौरान ये ओपन होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू हुआ, तो वेंट्रिकल का डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये बताओ जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया गया है या जो ब्लड एओर्टा में पंप किया गया है, ये तुरंत वापस आने का प्रयास करेगा। क्या कहोगे, अटेम्प्टेड बैक फ्लो, लेकिन होगा नहीं। क्यों, तुरंत सेमी ल्यूनर क्या हो जाएंगे, क्लोज। सेमी ल्यूनर क्यों क्लोज हुई है, तो कहोगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से कहां, पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल या एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा टू कहां वापस आने का प्रयास किया, वेंट्रिकल। लेकिन आया नहीं, क्यों, क्या बंद हो गया, सेमी ल्यूनर बंद हो गया। और देखो सबसे खास बात यह है कि जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था, क्या चल रहा था, वेंट्रिकल का सिस्टोल, और वेंट्रिकल का ब्लड पंप हो रहा था, जरा बताओ उस दौरान एट्रिया का हाल क्या होगा। तो उस दौरान एट्रिया में ब्लड आ रहा था। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था तो एट्रिया किसमें था, डायस्टोल। तो ये अच्छा सवाल है, एट्रिया इन डायस्टोल कब, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जरा ये बढ़ा लो बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाले में, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था तो एट्रिया में क्या हो रहा था, डायस्टोल हो रहा था। जरा बढ़ा लो, बढ़ा लिया, बढ़े आगे। तो हम लोग यहां थे, क्या, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, ब्लड जहां पंप होना था वहां पंप हो चुका है। अब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। जैसे रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, और वेंट्रिकल के प्रेशर कम होने के चक्कर में यहाँ का ब्लड यहाँ आने का प्रयास करेगा, ना आए, क्या बंद करना पड़ेगा, सेमी ल्यूनर बंद करना पड़ेगा, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से, पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा से वेंट्रिकल। और ये अटेम्प्टेड बैक फ्लो क्यों हो रहा था, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और देखो वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर और कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा तो एट्रियम में तो ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि अभी पीछे जब हम लोग क्या कर रहे थे,
वेंट्रिकल का सिस्टोल तो एट्रियम में ब्लड भर रहा था ना, तो एट्रियम में अगर ब्लड भरा है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम। तो यहाँ ज्यादा प्रेशर क्या खोल देगा, कस्पिड को क्या करेगा, ओपन। बताओ क्यों ओपन हुई? तो हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट एट्रियम ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एट एट्रियम। इधर देखो, ये है कस्पिड वाल्व, ऊपर है एट्रियम, नीचे है वेंट्रिकल, ऊपर ब्लड ज्यादा है तो ये ऐसे ही तो खुलेगा। इसका मतलब ऊपर वाले ने धक्का देके खोला है, तो कस्पिड के खुलने को कहते हैं पुश ओपन। क्या कहते हैं, पुश ओपन। कस्पिड वाल्व पुश ओपन होते हैं किसके चक्कर में, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट कहां, एट्रियम। तो कस्पिड क्यों खुला, ब्लड का प्रेशर ज्यादा था एट्रियम। सेमील्यूनर क्यों बंद हुआ, क्योंकि बैक फ्लो होने लगा। जैसे ही सेमील्यूनर बंद होता है वैसे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सेकेंड हार्ट साउंड। अब जरा देखो, जब ये वाल्व खुल जाएगा तो यहां का ब्लड यहां आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहां का ब्लड यहां आया तो ये क्या हुआ, वेंट्रिकल का डायस्टोल, तो एट्रियम भी तो खाली होने लगेगा, तो यहां का ब्लड यहां आने लगेगा। तो अगर यहां का ब्लड यहां आया तो ये क्या हुआ, एट्रिया का डायस्टोल। इसका मतलब दोनों का डायस्टोल, इसका मतलब फिर से क्या शुरू हो गया, ज्वाइंट डायस्टोल। तो जहां शुरू किए थे वहीं पहुंच गए हम। फिर से सुन लेते हैं। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ का ब्लड यहाँ आने का प्रयास किया, सेमील्यूनर बंद हो गए, वेंट्रिकल और रिलैक्स हुआ, यहाँ के ब्लड ने धक्का देके क्या खोल दिया, कस्पिड खोल दिया। जैसे खुलेगा एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में, मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल, एट्रिया खाली होने लगेगा, तो वेना केवा का ब्लड एट्रिया में, इसका मतलब एट्रिया का डायस्टोल, मतलब दोनों का डायस्टोल। तो फिर से क्या शुरू हो गया, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या खुला क्या बंद, तो ज्वाइंट डायस्टोल में कस्पिड खुला, सेमील्यूनर बंद। वहीं से तो शुरू किए थे, यहीं से तो शुरू किए थे ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में कस्पिड खुला और सेमील्यूनर बंद। आराम से बताओ ये क्यों खुला, तो हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट एट्रियम। और ये क्यों बंद हुआ, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। तो आराम से हमको 4 क्वेश्चन बताएंगे। कस्पिड खुलता कब है, तो कहोगे ज्वाइंट डायस्टोल में, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कह सकते हो इसको। क्यों खुला, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट एट्रियम। और उसी दौरान सेमील्यूनर बंद होता है। क्यों बंद होता है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। अच्छा, कस्पिड बंद कब होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। क्यों बंद होता है, अटेम्प्टेड बैक फ्लो। उसी दौरान सेमील्यूनर खुल जाता है। क्यों खुल जाता है, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एट वेंट्रिकल। तो एट्रियम का जो हाई प्रेशर है वो कस्पिड खुलवाता है, और वेंट्रिकल का जो हाई प्रेशर है वो सेमील्यूनर ओपन करवाता है। जरा ये भी लिख लो बेटा। साइड हेडिंग हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, पहला सवाल यह है कि किसी भी कार्डियक साइकिल में कितने हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है 2 मेन साउंड हैं, 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे सुनोगे, तो इनको सुना जा सकता है किससे, स्टेथोस्कोप से। तो ये तो रटने वाला सवाल है कि किसी भी कार्डियक साइकिल में 2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होंगे। इन्हीं साउंड को क्या कहते हो,
हार्ट, बेटा बतियाओ नहीं, ये बताओ हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होते हैं? तो कहोगे वाल्व के बंद होने से। किससे? वाल्व के बंद होने से कि खुलने से? तो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वाल्व, नॉट बाई, किससे? अब सवाल यह है कि कितने साउंड होंगे? तो एक होता है फर्स्ट, अभी सुन लो फिर लिख लेना, हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड के 4 क्वेश्चन है, वो बता दीजिए बस। पहला, इसका दूसरा नाम लब साउंड है। ये किसके नाते प्रोड्यूस हुआ है? किसकी क्लोजिंग से? तो पहला वाला साउंड कस्पिड वाल्व के, अब चाहे बाई कस्पिड कहो चाहे ट्राई कस्पिड, तो प्रोड्यूस बाई क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। ये बताओ कस्पिड वाल्व कब बंद हुए थे, सिस्टोल में कि डायस्टोल में? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो बाई क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसी नाते इसका दूसरा नाम है सिस्टोलिक साउंड। क्या नाम है? सिस्टोलिक साउंड। अभी लिखो नहीं। फिर आता है सेकेंड हार्ट साउंड। जरा बताओ, इसका दूसरा नाम डब साउंड। ये किसके बंद होने से आया बस? तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ, किसका? सेमी ल्यूनर वाल्व। और किस दौरान हुआ था ये? तो या तो आप कहोगे कि वेंट्रिकल का डायस्टोल है, नहीं तो ज्वाइंट डायस्टोल भी कह सकते हो। ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल या ज्वाइंट डायस्टोल, इसी नाते इसका दूसरा नाम पड़ गया क्या? सवाल यह है कि डॉक्टर इसको सुनते क्यों हैं? सही आंसर दो। तो ध्यान से सुने, यदि हम लोगों के वाल्व अच्छे से खुल रहे होंगे और अच्छे से बंद हो रहे होंगे तो सामान्य हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। और अगर वाल्व में कोई गड़बड़ी होगी तो अच्छे से ना खुल रहे होंगे ना अच्छे से बंद हो रहे होंगे, तो किसमें बदलाव आ जाएगा? हार्ट साउंड में बदलाव आ जाएगा। तो डॉक्टर उस बदलाव को पहचान लेगा कि हाँ हार्ट साउंड में ये चेंज आया है, तो आपके वाल्व में ये गड़बड़ी है। तो हार्ट साउंड का क्या महत्व है? तो हार्ट साउंड का क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्या है? क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। अगर हार्ट साउंड में कोई बदलाव आ जाएगा तो डॉक्टर उसको पहचान लेगा और फिर उससे इंडिकेट हो जाएगा कि ये बीमारी हो गई है। जैसे सुनो, लब फिर डब फिर लब फिर डब, लब डब लब डब लब डब। जैसे डब होगा इसका मतलब नया साउंड आ गया है। तो लब डब के बीच कोई साउंड आना नहीं चाहिए। अगर बीच में कोई साउंड आया इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अगर साउंड में कोई चेंज हुआ है, जैसे एक साउंड होता है मरमर साउंड, तो जो मरमर साउंड है वो बताता है कि वाल्व अच्छे से बंद नहीं हुए हैं। भाई वाल्व बंद होने पर आवाज आनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो जैसे दीवार पे हाथ रगड़ेंगे ऐसे ऐसे तो आवाज आ रही है, ये आवाज सुनाई पड़ेगी बीच में।
तो अगर ऐसी कुछ साउंड आ रही है तो इसको मरमर साउंड कहते हैं। तो वाल्व अगर अच्छे से बंद नहीं हुए तो एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको मरमर साउंड कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साउंड होते हैं। तो एक स्पेशल कहानी है। कौन सा साउंड? मरमर, 2 बार मर। मरमर साउंड प्रोड्यूस होता है, या ये कह सकते हो कि ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड है, प्रोड्यूस ड्यू टू एबनॉर्मल क्लोजिंग। ऑफ वाल्व। इतना लिखो पहले। शुरू करें। हेडिंग डालिए कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट। अभी लिखो नहीं, केवल देख लो जरा। 3 चीजें आप रट लेंगे। पहला सवाल ये बताओ, हार्ट रेट कितना होता है? तो आपको पता है 72 पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 72 बीट हुई हैं इन 1 मिनट, यही तो है। अच्छा, एक शब्द होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है? 70 ml पर बीट होता है। इसका मतलब क्या है? तो मतलब इधर देख लो, इधर देखो। जैसे ये हम लोगों का हार्ट है, इधर देखिए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने से कुछ ना कुछ तो ब्लड पंप होता ही होगा। एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, जितना ब्लड पंप कर दे, एक बार में जितना पंप कर दे, उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये क्या है? तो कहोगे वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल के द्वारा जितना भी ब्लड पंप किया गया एक बार, तो जितना पंप करोगे उसको क्या कहोगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कितना पंप करोगे? 70 ml। सब लोग ऐसा नहीं। देखो, अगर आपके हार्ट की मसल में ताकत ज्यादा होगी तो आप पूरी ताकत से पंप करोगे, और अगर ताकत कम होगी तो कम पंप करोगे। अगर कम ताकत से पंप करोगे तो एक बार में कम पंप कर पाओगे, और पूरी ताकत से पंप करोगे तो ज्यादा पंप कर पाओगे। तो हम सब लोगों के हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? अलग अलग होती। ये औसत स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दी गई है। यहाँ अगर निकाली जाए तो सबकी 70 नहीं निकलेगी, 70 से कम ही निकलेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करते नहीं हो। आपका हार्ट धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? कमजोर होता है। तो अगर हार्ट कमजोर है, उसके उतनी ताकत ही नहीं है कि क्या कर पाए, एक बार में 70 ml पंप कर पाए। तो अगर चाहते हो कि हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा रहे तो बीच बीच में दौड़ते रहो। तो अगर एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट की मसल क्या होंगी? मजबूत होंगी, और ताकत ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगी। और देखो, तीसरा होता है कितना होता है? तो लगभग लगभग 5000 ml पर मिनट। ये होता क्या है? तो देखो, ये एक बार में पंप किया है कितना? 70 ml के पास, और मिनट में कितनी बार पंप करेगा? 70-72 बार पंप करेगा। तो मिनट में जब कई बार पंप करोगे तो मिनट में बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। तो हार्ट के द्वारा 1 मिनट में बहुत बार पंप करोगे, 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करोगे उसी को क्या कहोगे? कार्डियक आउटपुट। तो ये क्या है?
तो ये है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल, ये एक ही वेंट्रिकल का है, ड्यूरिंग क्या 1 मिनट। 1 मिनट में जितना पंप करोगे उसको क्या कहोगे, कार्डियक आउटपुट, और एक बार में जितना पंप करोगे उसे क्या कहोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो फिर निकालोगे कैसे, तो देखो कैसे निकालेंगे। कार्डियक आउटपुट अगर निकालना है तो हार्ट रेट को गुणा कर दो किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। ये तो हो गया फार्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। जरा वैल्यू रखो, तो यहां कितना रखोगे 72, और यहां कितना रखोगे, यहां 70 रखोगे, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 5040 ml आएगा। तो मोटा मोटा क्या कह सकते हो 5000 ml कह सकते हो, या इसको 5 लीटर कह सकते हो। लिखो, एक क्वेश्चन और सुन लो, ये बताओ हम सब लोगों का कार्डियक आउटपुट इतने होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों, लिखो नहीं क्यों बताओ बस। तो दो चीजें बदली हैं, हम सब लोगों का क्या हार्ट रेट 72 ही है, नहीं, किसी का 71 से दौड़ रहा होगा, किसी का 75 से दौड़ रहा होगा, किसी का 60 ही होगा, और किसी का, और स्ट्रोक वॉल्यूम सबका बराबर होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी सबका, तो ना स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर है ना हार्ट रेट बराबर है, तो क्या सबका कार्डियक आउटपुट बराबर होगा, नहीं होगा। तो हम लोगों के पास क्या योग्यता है, हम लोगों के पास योग्यता है कि हम क्या बदल सकते हैं, हार्ट रेट, और क्या बदल सकते हैं। तो अगर ये बदल सकते हो, ये बदल सकते हो, तो क्या बदल जाएगा। तो ये बड़ी स्पेशल लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि ह्यूमन के पास ये योग्यता है। आज पता चला क्या कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसको, हार्ट के रेट को और स्ट्रोक के वॉल्यूम को। तो फिर क्या चेंज कर देंगे, तो अल्टर कर देंगे कार्डियक आउटपुट। क्या बदलना चाहते हो, कार्डियक आउटपुट, तो क्या बदल दो, लिखो नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, क्या बदल दो, हार्ट रेट, या क्या बदल दो, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल दिया है एथलेटिक, एथलेटिक पर्सन जो खिलाड़ी होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट हमसे ज्यादा होता है कि कम, तो इनका मोर कार्डियक आउटपुट देन किससे, नॉर्मल। क्यों, क्यों, देखो आंसर जल्दी ना दो, सोच विचार के आंसर दो। खिलाड़ियों का कार्डियक आउटपुट हम लोगों से ज्यादा होता है, ये हो गया एसर्शन, तो रीजन क्या होगा, ऐसा बोलो कि हम समझ ना पाए, हैं, सही पता नहीं है, इसी नाते बुदबुदा रहे हो, सही बता नहीं रहे हो स्पष्ट। इनका कुछ सही है, ध्यान से सुनो। एथलेटिक एक्टिविटी वाले लोग हैं जो बहुत दौड़ भाग करते हैं, तो उनकी हार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। अब स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। हार्ट रेट नहीं ज्यादा होता है, हार्ट रेट तो नॉर्मल ही होता है, हार्ट रेट हमारा उनका लगभग लगभग क्या होता है, नॉर्मल। असली खेल क्या है, उनके हार्ट में पावर ज्यादा है, तो एक बार में वो ज्यादा पंप कर सकते हैं, तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, तो नेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं ना, ऊपर जगह थोड़ी सी निकल गया,
क्या बिकाज बताओगे? बिकाज बताओ। तो बिकाज मोर स्ट्रोक वॉल्यूम, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, अभी दिखाएंगे आपको। एथलेटिक पर्सन का कार्डियक आउटपुट सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। एग्जामिनर इसको बना देगा एसर्शन, तो रीजन पूछेगा नहीं, तो क्या रीजन है? तो उन लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोगों से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिख डालो इसको, लिख डालो, एक सवाल लगाओ, बहुत बढ़िया है, और कोई नकल नहीं करेगा, मतलब कोई किसी से पूछेगा नहीं। चलो, हेडिंग है कार्डियक साइकिल, और इसमें जितना लिखा है सब अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। कह रहा हाउ डज हार्ट फंक्शन, तो क्वेश्चन मार्क है। कह रहा लाओ देखते हैं। फिर कह रहा टू बिगिन विद, टू बिगिन विद का मतलब क्या होता है? कह रहा आओ शुरू करते हैं। यहां से पढ़ना शुरू किया है, कार्डियक साइकिल यहां से नहीं शुरू हुई है। टू बिगिन विद कहां शुरू करा है? कह रहा ऑल फोर चैम्बर ऑफ हार्ट इन, अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब ये क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल। इस दौरान ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड क्या होंगे? खुले। तो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, कहां से? पल्मोनरी वेन से, और कहां से? वेना कावा से। कहां आ रहा होगा? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। तो सीधे तो पहुंचेगा नहीं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पहुंचना होगा, तो किससे पहुंचेगा? लेफ्ट और राइट एट्रिया। तो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, और सही है, और वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। घुमा के कहा है क्या? कह रहा है कि पल्मोनरी वेन और वेना केवा से कहां आएगा? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू? लेफ्ट और, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे? क्लोज। देखो जितना ज्वाइंट डायस्टोल में पढ़े थे वही सब यहां लिखा है। फिर देखो ऐसे नोड क्या करेगा? जनरेट करेगा क्या? एक्शन पोटेंशियल, जो स्टिमुलेट करेगा एक एट्रिया की दोनों, दोनों एट्रिया को, कि क्या करेंगे? और अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या कहोगे? एट्रियल सिस्टोल। इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कहां? वेंट्रिकल में। कितने परसेंट? 30%। जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड का था वो अब कहां जाएगा? वेंट्रिकल की साइड में जाएगा। कैसे? पहले एवी नोड, फिर एवी बंडल, फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए फाइनली कहां पहुंच जाएगा? वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पहुंच जाएगा। उससे होगा क्या? वेंट्रिकल की मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कहोगे क्या? वेंट्रिकल का सिस्टोल। इस दौरान जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था तो एट्रिया किसमें था? मतलब एट्रिया का क्या चल रहा था? तो वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान एट्रिया का क्या था? डायस्टोल। तो दोनों कोइंसिडिंग कर गए। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चलेगा तो बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या? वेंट्रिकुलर प्रेशर। और जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा क्या बंद हो जाएंगे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। हाइलाइटर निकालो, ये देखो लिखा है ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बताओ, स्पष्ट लिखा है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्यों बंद हुए? तो क्या कहोगे? ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। कह रहा जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो अब क्या होगा? सेमी ल्यूनर वाल्व, जिन्होंने किसको गाइड कर रखा है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, वो जबरदस्ती क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और जैसे खुलेंगे ब्लड जो वेंट्रिकल में था वो फ्लो कर जाएगा। कहां? या लेफ्ट वाला कहां जाएगा? एओर्टा में, और राइट वाला पल्मोनरी आर्टरी में, और ये सर्कुलेटरी पाथवे में चला गया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत?
अब देखो लिखा वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स, मतलब क्या शुरू हुआ, वेंट्रिकल का डायस्टोल। बताओ प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। देखो लिखा है वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल, और जैसे ही गिरेगा सबसे पहले क्या बंद करना पड़ेगा, क्या बंद करोगे, सेमी ल्यूनर वाल्व। क्यों बंद करोगे, क्योंकि हमको प्रिवेंट करना है किसको, वही बैक फ्लो ऑफ ब्लड। उसके बाद जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर और गिरेगा, फर्दर डिक्लाइन का मतलब और गिरेगा, तो अब क्या खुलेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या कर जाएंगे, खुलेंगे। कैसे, ये देखो क्या लिखा है, पुश ओपन। और पुश ओपन कौन करेगा, तो कहोगे प्रेशर कहाँ का, एट्रिया का। और एट्रियम प्रेशर कहाँ से आ गया, तो एट्रियम में प्रेशर है किसका, ब्लड का, जो उसमें भर रहा था। ठीक, अब वेंट्रिकल फिर से किसमें चले गए, फ्रीली मूव होने लगा, ब्लड फ्रीली मूव होने लगा किसमें, वेंट्रिकल में। इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल और एट्रिया अगेन किसमें चले गए, ज्वाइंट डायस्टोल। कह रहा फिर से ऐसे नोड जनरेट करेगा और फिर से नई एक्शन पोटेंशियल आएगी, तो इवेंट क्या होंगे, फिर से क्या होंगे, रिपीट। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल क्लियर। कह रहा जो सीक्वेंशियल इवेंट हैं किसमें, हार्ट में, वो क्या होते हैं, साइक्लिकली रिपीट होते हैं। कहते क्या हो, कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, किसका, एट्रिया का भी और वेंट्रिकल। कहना जैसा पहले मेंशन है कि हार्ट बीट करता है कितनी बार, 72 पर मिनट। इसका मतलब ढेर सारी कार्डियक साइकिल चलेंगी 1 मिनट। कितनी कार्डियक साइकिल 1 मिनट में, 72 कार्डियक साइकिल 1 मिनट में। तो कह रहा फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस, इसको निकाला जा सकता है, किसको, टिक कर लो, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना, 0.8। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल यहाँ टिक करो, ईच वेंट्रिकल पंप करता है कितना, 70 ml ब्लड। और कहते क्या हो, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को गुणा कर दो किससे, हार्ट रेट। और हार्ट रेट क्या है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट। तो क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट। तो यहां से फिर टिक कर लो, कार्डियक आउटपुट क्या है, तो कहोगे डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल। ये क्या लिखा है, पर मिनट। औसत कितना, 5000 ml या 5 लीटर। किसमें, हेल्दी इंडिविजुअल। बॉडी के पास योग्यता है, क्या योग्यता है, कि ये बदल सकती है किसको, किसको, स्ट्रोक वॉल्यूम। और क्या बदल सकती है, हार्ट रेट। तो फिर क्या बदल जाएगा, एग्जाम्पल देखो, किसका, कार्डियक आउटपुट किसका, एथलीट का क्या होगा, हाई। किससे, सामान्य मैन से। क्यों, क्योंकि उन लोगों का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल कितने, 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिनको सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। पहला हार्ट साउंड का नाम लब साउंड, किससे जुड़ा है, क्लोजर ऑफ ट्राई और बाइकस्पिड। किस दौरान, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और दूसरा हार्ट साउंड को डब कहते हैं, किससे जुड़ा है, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर। कब, वेंट्रिकल का डायस्टोल। दीज साउंड है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। हेडिंग डालें ईसीजी, ईसीजी। देखो मुंह ना बनाओ, क्योंकि कल हमने ईसीजी पढ़ाया है, वहीं तक पढ़ाएंगे। पहला सवाल ये है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि हमको फुल फॉर्म नहीं पता है, क्या पक्का, देख लेंगे। अभी तक जो लिखा वो देखो, तो ध्यान से सुने। पूछ क्यों रहे हैं फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म का मतलब है, देखो क्या है,
अगर हम कहें ईसीजी तो इसके दो फुल फॉर्म हैं। एक फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ और एक फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। क्या चेंज है वो देख लेंगे, अभी फिलहाल जो एनसीईआरटी में लिखा वो देखो। तो ये जो ग्राफ जिसमें लिखा है वो मशीन है, ये वो मशीन है जिससे रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हो भी आगे देखेंगे। और जिसमें ग्राम लिखा है यही रिकॉर्डिंग है। किसकी रिकॉर्डिंग है? तो रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हम लोगों के हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही, क्यों यहां भी एक्शन पोटेंशियल है ना, यहां भी इम्पल्स है। इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने में जो मशीन लगती है उस मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो पट्टी निकल के आती है जिसपे छोटे छोटे ग्राफ बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रिकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का। उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ही नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और जिस मशीन से करेंगे वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अभी लिखो ने सुन लो। अगर हमको किसी पर्सन की ईसीजी करना, इसका मतलब हम क्या करेंगे? उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो हार्ट में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं? बताओ भैया। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वास्तव में इंपल्स है और इंपल्स का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम में। तो थोड़ा बहुत अगर पहले से याद हो तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में तीन घटनाएं होती हैं। एक शब्द होता है पोलेराई, एक होता है शब्द डीपोलराइजेशन और एक शब्द होता है रीपोलराइजेशन। यहां हार्ट में जो पोलराइजेशन होता है वो डायस्टोल से जुड़ा मसला है और जो डीपोलराइजेशन है वो सिस्टोल से जुड़ा मसला है और रीपोलराइजेशन कम टू नॉर्मल होता है। याद रखिएगा डायस्टोल तो दो होते हैं ना, एट्रिया का डायस्टोल और वेंट्रिकल, ये दोनों नहीं रिकॉर्ड होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ईसीजी में क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? तो हम डायस्टोल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सिस्टोल भी तो दो होंगे, एट्रिया का सिस्टोल, और ये दोनों क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं। और रीपोलराइजेशन भी दो होते हैं, एट्रिया का रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। इसमें वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन तो रिकॉर्ड होता है, ये नहीं रिकॉर्ड होता है। अब बताओ क्या क्या रिकॉर्ड करते हो? तो कहोगे एट्रिया का सिस्टोल रिकॉर्ड होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल रिकॉर्ड होता है और वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हमको रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड करके किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसी का नाम क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं? तो देखो कैसे करते हैं। ये कोई एक व्यक्ति है जिसकी ईसीजी रिकॉर्डिंग होनी है। कहते बेड पर, उस पर जो टेबल होती है उस पर लेट जाओ
ये इसके पैर हो गए और ये इसके हाथ हो गए, ठीक है, और ये मशीन हो गई। तो मशीन से वायर जोड़े जाते हैं, देखो कहां कहां। तो एक वायर ला करके इसके दाहिने हाथ पे जोड़ देंगे, एक इसके बाएं हाथ पे जोड़ देंगे, और एक इसके बाएं पैर पर जोड़ देंगे। जैसे ऐसे आदमी खड़ा है तो एक दाहिनी कलाई पर जोड़ देते हैं, एक बाईं कलाई पर जोड़ देते हैं, और एक लेफ्ट एंकल पर जोड़ देते हैं। 3 लीड जोड़ते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड ईसीजी लेना है, स्टैंडर्ड ईसीजी लेना है तो कितनी लीड? 3 लीड। किससे? लिम्ब से अटैच करेंगे। अब लिम्ब में अटैच कहां करोगे ये बताओ? तो एक कहां करेंगे? राइट रिस्ट। एक कहां करेंगे? लेफ्ट रिस्ट। और एक कहां करेंगे? लेफ्ट एंकल। लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा है कि और बढ़िया इवैल्यूएशन करना है, तो अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो कुछ लीड और जोड़नी पड़ेंगे। तो देखो कहां, ये इसका हार्ट, ये चेस्ट है, तो यहीं ढेर सारी लीड और जोड़ देंगे इसी जगह। तो अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो एनसीईआरटी में लिखा है मल्टीपल लीड कनेक्ट कर देंगे। किस रीजन में? चेस्ट रीजन में। कितनी होती है मल्टीपल वाली? तो ये 6 होती हैं। तो ऐसे जोड़ी जाती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे यहां जोड़ी जाती हैं। तो यहां रखा है हार्ट, और देखो कैसे हार्ट की रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो हाथ एक ऐसे है, ये हाथ एक ऐसे है, और नीचे पैर है। तो इस दिशा से भी एक कैमरा लगा है जो हार्ट को देख रहा है, एक इधर से हार्ट को देख रहा है, एक नीचे से हार्ट को देख रहा है, और 6 लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो ये हार्ट की रिकॉर्डिंग की जा रही है। यहाँ बीच में हार्ट है, एक इधर से देख रहे हैं, एक इधर से देख रहे हैं, एक नीचे से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अगर एमबीबीएस में हो गया सिलेक्शन तो आप एक्सिस पढ़ोगे और एक्सिस का डेविएशन पढ़ोगे, ठीक है। तो ईसीजी में एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड, 3 दिशाओं से देखा जाएगा। और ऊपर कितने लोग देखेंगे? 6 लोग। कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। और 3 लोग मशीन के अंदर बैठे हैं, वो मशीन के अंदर से देख रहे हैं। तो कुल 12 लोग हार्ट को देख रहे होते हैं। अगर कहीं पट्टी आपको मिल जाए ईसीजी वाली तो देखिएगा उसमें 12 लीड के नाम लिखे होते हैं। ऐसे लिखा होता है V1 V2 V3 V4 V5 V6, ये 6 लीड हो गई। लिखा होता है AVL AVR AVF, और लिखा होता है 1 2 और 3, कुल 12 होती हैं। इतनी जानकारी सफिशिएंट दे दी है। आपके काम का क्या है? अगर स्टैंडर्ड ईसीजी लेना तो 3 लीड कहां जोड़ोगे? लिम्ब में। तो एक दाहिनी कलाई, एक बाईं कलाई और एक लेफ्ट एंकल। और थोड़ा अच्छा लेना है तो मल्टीपल लीड जोड़ोगे। कहां जोड़ोगे? चेस्ट रीजन में। तो आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद मिलेगा क्या? रिकॉर्डिंग करने के बाद एक ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलता है? तो ऐसा मिलेगा। इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये क्या है? ये एक्सिस है। छूट गया है, बैक करना पड़ेगा। अरे फिर से बना लेते हैं। देखो अगर ईसीजी की रिकॉर्डिंग करोगे तो देखो मिलेगा क्या? एक ग्राफ मिलेगा ऐसा, इस टाइप का मिलेगा। इसको अगर ध्यान से देखोगे ऐसे, तो देखो ये तो हो गई एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो यहां वेव मिलेंगी। कौन कौन सी वेव? देखो ये कौन सी वेव है? पी वेव। ये कौन सी है? क्यू। ये
आर, ये एस और ये टी। तो किसी स्टैंडर्ड ईसीजी में, किसी स्टैंडर्ड ईसीजी में कितनी वेव होंगी? तो जो वेव होंगी उनको कैपिटल लेटर कौन सा? तो कैपिटल लेटर पी और कौन सा? क्यू और कौन सा? आर और एस और टी। कोई फुल फॉर्म बताएगा? कभी सोचा ही नहीं? देखो पढ़ रहे हो साइंस, कुछ तो फुल फॉर्म होगा ही। अगर फुल फॉर्म ना होता तो हम ABCDEF लिख देते, 1 2 3 4 5 लिख देते, कुछ तो मतलब होगा। कैसे लिख दिया गया? पी फॉर पहले, जो पहले आया उसका नाम पी, तो फिर उसका टी कहां से आ गया? कुछ तो होगा। तो ध्यान से सुने, फुल फॉर्म है यहां सिर्फ पी का फुल फॉर्म है बस। पी शब्द का मतलब होता है पेटिट। क्या होता है? पेटिट। ये एक लैटिन का शब्द है और इसका मतलब होता है छोटा। तो जो छोटी होती है वेव, उसका नाम क्या रख दिया गया? पी वेव। अब जब पी रख दिए तो फिर PQRST लिखते चले गए। तो ना क्यू का कोई फुल फॉर्म है, ना आर का है, ना एस का है, ना टी का है। फुल फॉर्म किसका है? पी का। पी फॉर पेटिट। क्रोमोसोम पढ़े हो? क्रोमोसोम में पी और क्यू आर्म पढ़े होगे, पढ़े हो? वहां पी का फुल फॉर्म पी और क्यू आर्म पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। तो वहां भी पी का फुल फॉर्म यही पेटिट ही है। तो वहां भी पी क्यू है, यहां भी क्या है? पी क्यू है। तो पी का तो फुल फॉर्म है, ना क्यू का है, ना आर का है, ना एस का है, ना टी का है। ये जो वेव बनी है ये हमको क्या बताती हैं? तो प्रत्येक वेव, चाहे पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, ये हमको कुछ बताती है। इससे हमको पता चलता है कि कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस वे में हो रही है, कौन कौन सी। तो हमको रटने हैं। पी का मतलब रटना है, क्यू आर एस का मतलब रटना है, और टी का मतलब रटना है। वो बाद में रटेंगे, पहले इतना लिखो। किसी भी स्टैंडर्ड ईसीजी में जो वेव हैं वो किस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इंडिकेट करती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे जो पी वेव है उससे कुल 4 क्वेश्चन हैं। ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन बताती है किसकी? एट्रिया। और एट्रिया तभी एक्साइट होगा जब एसए नोड एक्टिवेट होगा। जैसे एसए नोड एक्टिवेट होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी कौन सी होगी? डीपोलराइजेशन। किसकी? एट्रिया की। रिजल्ट में क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल, और चाहे कहो क्या, कॉन्ट्रैक्शन किसका? दोनों एट्रिया। तो सब चीजें जुड़ी हैं। जैसे एसए नोड एक्टिवेट होगा वैसे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन एट्रिया का होगा, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और हम कहेंगे ये एट्रिया का सिस्टोल हो गया। पी वेव खत्म। तो पी वेव वास्तव में क्या बताती है? एट्रिया का सिस्टोल। अब आता है क्यू, और साथ में आर, और साथ में एस। चूंकि 3 वेव हैं तो हम क्या कहेंगे? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का एक्साइटेशन तभी होगा जब एवी नोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब अब डीपोलराइजेशन किसका होगा? तो अगर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा तो उसको हम कहेंगे क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या ये भी तो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वास्तव में किसके लिए है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और पी वेव वास्तव में किसके लिए है? एट्रियल सिस्टोल। बाकी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। फिर आती है टी वेव। तो टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन वास्तव में नॉर्मल स्टेट होने है। वेंट्रिकल एक्साइटेड में गया था, एक्साइटेड से नॉर्मल होने को क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल बिकम नॉर्मल फ्रॉम क्या? एक्साइटेड स्टेट। ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? टी वेव। अब ये क्वेश्चन जो यहां लिखिए वो आपको रट लेना है। क्वेश्चन आया है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल की शुरुआत कब होगी?
तो यहाँ सिस्टोल कोई पता तो बता नहीं रहा कौन सा सिस्टोल, तो ये वास्तव में वेंट्रिकल का सिस्टोल है। तो आराम से बताएं वेंट्रिकल का सिस्टोल कब होगा, क्यू वेव से पहले कि क्यू वेव के बाद? तो क्यू वेव के पहले तो होना नहीं है, पहले तो पी वेव है ना, और पी वेव में क्या होता है, एट्रिया का सिस्टोल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल तो कहोगे जस्ट आफ्टर क्या, क्यू वेव। तो फिर ये भी तो आएगा एंड ऑफ सिस्टोल। ये बड़ा स्पेशल सवाल है। सिस्टोल कब समाप्त होगा, तो आप पी के बाद छोड़ दीजिए, क्यू आर एस पे न रुकेंगे, जो टी वेव है जब वो खत्म होगी तभी तो सिस्टोल खत्म होगा। तो एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब है एंड ऑफ टी वेव। तो ये दो बढ़िया सवाल हैं। सिस्टोल का एंड कब होगा, तो कहोगे टी वेव का जब एंड होगा। ये दो रटने वाले सवाल। इधर देखो, ये पी वेव, ये क्यू आर एस, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। अब देखो एक क्यू आर एस, दूसरा क्यू आर एस, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे होंगे। 1 मिनट में जितने क्यू आर एस बनेंगे इसका मतलब उतने ही वेंट्रिकल के सिस्टोल हुए हैं, इसका मतलब उतनी ही कार्डियक साइकिल हुई है। भाई एक कार्डियक साइकिल में एक ही तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो 1 मिनट में जितने क्यू आर एस बनेंगे उतने ही क्या होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। आखिरी सवाल, अगर हम ईसीजी की बात करें तो हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसका बड़ा डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। क्यों, अगर स्टैंडर्ड ईसीजी में कुछ बदलाव हो गया तो वो बदलाव हमको क्या बताता है, कार्डियक एबनॉर्मलिटी। जैसे ईसीजी में कुछ ना कुछ चेंज होगा तो डॉक्टर उस चेंज को पकड़ेगा और बताएगा कि हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट अटैक नहीं हुआ है। जरा ये वो देख लीजिए एनसीईआरटी, यहाँ तो फर्जी कहानी लिखी है कि आप टीवी देख रहे हैं और आप एक शो देख रहे हैं, उसमें क्या है कि एक मशीन है जिसमें कैसी आवाज़ आ रही है, पिप पिप की आवाज़ आ रही है, और फिर लंबा हो गया क्या पी, ये आदमी ही लंबा हो गया, ठीक है। पेशेंट किस में चला गया, कार्डियक अरेस्ट में। तो इससे पहले तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ शुरू करो, मशीन, मशीन कौन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको यूज करते तो आप 10 क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी का फुल फॉर्म ये है कि ये है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ईसीजी है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसकी, हार्ट, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी पेशेंट को जोड़ दिया जाएगा, किससे, मशीन से। कितनी लीड, एक कहाँ जोड़ोगे, प्रत्येक रिस्ट से, और एक कहाँ जोड़ोगे, लेफ्ट एंकल, और मॉनिटर करेंगे। अगर हमको क्या करना है, डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीपल। कहाँ लगाओगे, चेस्ट रीजन। लेकिन हम यहाँ किसकी चर्चा करेंगे, स्टैंडर्ड। ईच पीक, जैसे देखो इधर देखो जरा, ये पी वेव है तो पी का ये पीक है, ये आर है तो ये पीक है। तो जो ईच पीक है ईसीजी में उसको कैपिटल लेटर पी से टी देखेंगे और ये क्या बताएगा, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब यहां से सवाल रियल में स्टार्ट है, इतना जरूर रट के जाएंगे, इतना। पी वेव क्या बताएगा, तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, दोनों एट्रिया। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताएगा, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ये टिक करो, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब, शार्टली आफ्टर क्या, क्यू वेव, और यही मार्क करता है क्या, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। टी वेव, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, इसको कहते क्या हो, इंड किसका कर दो, टी वेव का, तो इंड किसका हो जाएगा, सिस्टोल। अगर हम काउंट कर लें किसको, नंबर ऑफ क्यू आर एस दैट अकर इन ए पर्टिकुलर टाइम, जैसे 1 मिनट ले लो, तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हार्ट बीट के रेट को। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, हम सब लोगों का ईसीजी कराया जाए
तो देखने में कैसा होगा, हमारे तुम्हारे लिए केवल सेम होगा, डॉक्टर के लिए सेम नहीं होगा। सेम शेप फॉर गिवन लीड, लेकिन अगर बदलाव कर दो किसमें, शेप, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एबनॉर्मेलिटी या डिजीज। इसी नाते कहाँ महत्व है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बस आज इतना ही पढ़ते हैं। शाम को 3 चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी, आज के लेक्चर का पीडीएफ, आज के लेक्चर का टेस्ट या डीपीपी, और आज का लेक्चर रिकॉर्ड होकर के ऐप पर मिलेगा। ठीक है, जाइए, जिनकी पहली क्लास थी वो मिल के जाएंगे।